अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चालान पे। आप सब लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। जब भी किसी के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं तो पुलिस अपनी जब तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है उस पे एक चालान अदालत में जमा करवाती है। वो चालान क्या होता है, क्यों जमा करवाया जाता है और उसका मकसद क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, इस सभी चीज़ों में हम बात करेंगे। सेक्शन 173 डील करता है चालान को। तो इस सेक्शन के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर जो भी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे डायरेक्शन ये है कि वो विदाउट अननेसेसरी डिले कंप्लीट करेगा तफ्तीश उस जुर्म की, और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील उर्फ़ आम में आप समझ लें, मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाता, बात लंबी हो जाएगी। तो सरकारी वकील के थ्रू कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, और उस पे फर्दर क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं और क्या उस पे इंफॉर्मेशन होती हैं आगे देख लेते हैं। सब क्लास 1 है, ए है इसकी। Forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report or report in the form prescribed by provincial government। अब उसकी फॉर्मेट क्या होगा चालान का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्क्राइब कर देगी। फॉर्मेट तो चलें एक प्रिंटेड फॉर्म की शक्ल में मौजूद होता है, उसमें एंट्रीज़ करनी होती हैं, लेकिन कानून ने ये ज़रूर बता दिया कि उसमें पर्टिकुलर्स क्या क्या होने ज़रूरी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका डिज़ाइन तो बना ले, लेकिन पर्टिकुलर्स उसमें कुछ होने ज़रूरी हैं। सेटिंग फोर्थ द नेम ऑफ़ द पार्टीज़। अब उसमें पार्टीज़ के नाम होने चाहिए कि मुद्दई कौन है, कंप्लेनेंट कौन है, सॉरी, उस केस का जिसने कंप्लेन की थी, और उसके बाद फिर किसके अगेंस्ट की थी, एक्यूज्ड कौन है इस केस में, उनके नाम होने चाहिए। अब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब केस की नोयत के बारे में तफसीली ब्रीफ होगा कि एक्चुअल क्राइम कैसे कमिट हुआ है, जैसे एफआईआर में पूरी स्टोरी होती है। उसके अलावा उन तमाम लोगों के नाम होंगे जो उस केस के हालातों वाक़यात से आगाह हैं। अब अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें तो वो विटनेस हैं जो पुलिस जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके सबमिट करती है, और वो फिर फर्दर कोर्ट में भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, अपनी गवाही देते हैं। एंड स्टेटिंग वेदर द एक्यूज्ड इफ़ अरेस्टेड हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी और हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बॉन्ड। उसमें इसका भी तज़किरा होना ज़रूरी होगा कि अगर एक्यूज़्ड पकड़ा गया है, पुलिस कस्टडी में है, तो क्या उसको जेल भेज दिया गया है, अगर नहीं तो फिर क्या उसको जो है वो छोड़ दिया गया है बॉन्ड लेके ज़मानत पे। उसमें जो दोस्त मेरे लॉयर हैं उन्होंने देखा होगा चालान, उसमें कॉलम बने होते हैं कि जो है ज़ेर हिरासत मुलज़िम होते हैं उस कॉलम में उनके नाम होते हैं, और दूसरा कॉलम होता है एक जिसमें उस वहाँ पे नाम लिखा होता है जब मुलज़िम ज़मानत पर रिहा हो जाए। अच्छा, ये भी लिखा जाएगा कि उसको विदाउट श्योरिटीज़ छोड़ दिया गया है या श्योरिटीज़ ले के छोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी बाय होम इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन। अब पुलिस ने उस शख्स के लिए क्या कुछ किया जिसने वो कार्रवाई, वो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो वो शख्स एग्रीव था, उसको कोई ज़ख़म आए हुए हैं, किसी लड़ाई झगड़े का कोई केस है, या विक्टिम है कोई जो भी, तो फर्दर उस पे क्या है वो उसको डॉक्टर के हवाले किया गया उसकी रिपोर्ट के लिए, मेडिकल रिपोर्ट के लिए। तो पुलिस ने फर्दर उस हवाले से क्या किया है उसकी भी डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज़। अब अगर एफआईआर जो सेक्शन 154 के तहत दर्ज हो जाती है उसके 14 दिन के अंदर अंदर अगर
इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कंप्लीट नहीं की तो फिर पुलिस के लिए लाजिम है कि 14 दिन से आगे फर्दर 3 दिन के अंदर अंदर एक इंटरम रिपोर्ट, इंटरम चालान अदालत में जमा कर दें। अब ये नहीं है कि रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई तो पुलिस अदालत को कोई चीज़ फॉरवर्ड ही नहीं करेगी, इंटरम चालान कर देगी और उस पे फर्दर 3 दिन है उसके पास, मतलब टोटल 17 दिन के अंदर अंदर उसको इंटरम चालान तो हर सूरत में जमा करवाना ही होता है। A magistrate through the public prosecutor an interim report in his form prescribed by the provincial government, उसकी भी फॉर्म वही होगी जो provincial government डिसाइड करेगी, उस फॉर्मेट पे बना के रिपोर्ट पुलिस पेश करेगी। Therein the result of the investigation until then the court shall commence the trial, और उस पे अदालत अपना ट्रायल स्टार्ट कर देगी मुलजिम का, ता वक्ते के अदालत को ये लगे कि अभी इसका ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए और पूरी तफ्तीश मुकम्मल हो जानी चाहिए। अगर अदालत ट्रायल स्टार्ट नहीं करती तो फिर इस ज़िमन में अपनी वजूहात तहरीर करेगी अदालत कि वो क्यों इसका ट्रायल स्टार्ट नहीं कर रही। अच्छा, अब अगर इस केस में कोई सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट किया गया था इन्वेस्टिगेशन के हवाले से 158 के तहत, तो फिर वो जो रिपोर्ट होगी, जैसे भी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू डिस्क्राइब कर देगी, डायरेक्ट करेगी, उस फॉर्मेट पे एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उस ऑफिसर के थ्रू जो 158 के तहत अपॉइंट हुआ है। एंड ही मे पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो वो जो भी आईओ होगा उसको डायरेक्ट कर सकता है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करे इसमें मज़ीद प्रोसीड करने से पहले। Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate may make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit। जब भी अगर पुलिस ने बॉन्ड लेके, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि पुलिस बॉन्ड लेके छोड़ सकती है मुलजिम को ज़मानत लेके, तो अगर तो पुलिस ने छोड़ दिया है तो मैजिस्ट्रेट फिर फर्दर जो भी मुनासिब समझेगा ऑर्डर कर देगा उस बॉन्ड को डिस्चार्ज करने के हवाले से, या अदरवाइज़ जो भी ऑर्डर मुनासिब समझे वो फिर अदालत की डिस्पोजल पे होगा उस बॉन्ड का, उस ज़मानत का क्या करना है। अच्छा, अब जो भी कॉपी है इस रिपोर्ट की, इस सेक्शन की, वो जब भी कोई मुलज़िम एप्लीकेशन देगा तो उसकी एक कॉपी इंक्वायरी या ट्रायल वट एवर द केस में भी शुरू होने से पहले मुलज़िम को प्रोवाइड की जाएगी। अब कॉपी फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उसके लिए उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर अदालत ये समझे, मैजिस्ट्रेट ये समझे कोई स्पेशल रीज़न ऐसी है तो वो डायरेक्ट कर सकती है अदालत के इसको बग़ैर पैसों के, इससे पैसे लिए बग़ैर फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी इस चालान की इसके हवाले की जाए। Where the officer in charge of police station forward a report under subsection 1, he shall along with the report produce the witnesses in the case। वो जिस दिन जब भी चालान जमा होगा उस दिन साथ वो गवाह भी प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसका साथ पेश होना ज़रूरी नहीं है। ज़ाहिर है पब्लिक सर्वेंट के मामलात होते हैं, ड्यूटी होती है, उनकी नौकरी शोकरी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि एक पब्लिक सर्वेंट कहीं भाग नहीं सकता, उसने कहाँ जाना है। और एंड द मैजिस्ट्रेट शेल बाइंड सच विटनेस, और उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट उनको पाबंद करेगा कि फ़लाँ तारीख को इसी अदालत के सामने, या अगर किसी और अदालत के पास जाना है केस तो उस अदालत के सामने पेश होकर आप अपनी गवाही दें, और जो भी नेक्स्ट डेट वो फिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये तो थी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या लीगल वो इन्फॉर्मेशन जो कोडिफाइड है। चालान बेसिकली होता क्या है? चालान एक रिपोर्ट है जो पुलिस अपनी तफ्तीश करके बना के अदालत को दे देती है, जिसमें वो बता देती है कि ये बंदा गुनहगार है या नहीं है, इस बंदे ने क्राइम किया है या नहीं किया। अगर क्राइम किया है तो पुलिस ने किस किस को अरेस्ट किया है, कौन कौन बेल पे है, कौन कौन से गवाह मौजूद हैं, और इसके अलावा किस किस को पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिया है और किस को पुलिस ने बेगुनाह कर दिया है। वो तमाम स्टेटमेंट्स जो 161 के बयान के तहत रिकॉर्ड की गई थी,
वो भी इसका हिस्सा होते हैं, जिसे उर्फ़ में हम ज़िम्नीज़ कहते हैं। अगर पुलिस ने कोई मौका मुलाहिज़ा किया है जहाँ पे क्राइम हुआ है तो वहाँ का नक्शा होगा। अगर इंजरीज़ हुई हैं, किसी शख्स को ज़ख़्म आए हुए हैं तो इंजरी स्टेटमेंट होगी, जिसे नक्शा मज़रूबी कहते हैं, वो भी उसका हिस्सा होगी। अगर पुलिस ने डॉक्टर को रेफ़र किया था केस, तो डॉक्टर की जो ओपिनियन थी, मेडिको लीगल रिपोर्ट, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। ओवरऑल इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितना कुछ भी पुलिस ने हैंडल किया है, उनके पास जो भी दस्तावेज़ात अगर आई हैं, कोई माली मामलात में कोई क्राइम है, तो उसके हवाले से जितनी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी उसका हिस्सा बनेगी। और पुलिस जब भी कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट अपनी कस्टडी में लेती है तो फ़र्द मकबूज़गी एक तैयार होता है। अब वो फ़र्द मकबूज़गी में ये लिखा जाता है कि ये सारे हमने डॉक्यूमेंट्स फ़लाँ बंदे से रिसीव कर लिए और मिसल का हिस्सा बना दिए हैं। अब कोई पुलिस ने अगर वेपन रिकवर किया है तो उसका भी इंदराज होगा कि रिकवरी इसमें इससे क्या-क्या हुई है। रिकवरी पे सुपरदारी हुई है तो वो ऑर्डर भी होगा साथ, और सुपरदारी पे हैंड ओवर हो गया है। ओवरऑल पुलिस जितनी कार्रवाई कर चुकी होती है इस पीरियड में, वो सारे का सारा चालान का हिस्सा होता है। और चालान इटसेल्फ एक आप ये समझ लें कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है सरकार की तरफ से कि एक बंदे ने क्राइम किया है या नहीं किया। अगर किया है तो कौन कौन गवाह है, और अगर नहीं किया तो किस किस शहादत की बुनियाद पे ये साबित हुआ है कि इसने नहीं किया। जब पुलिस गुनहगार डिक्लेयर कर देती है तो फिर उस पे चार्जशीट होती है, उसी रिपोर्ट की बेसिस पे जो पुलिस ने चार्जेस लगाए होते हैं, और फिर वो फर्दर एविडेंस के थ्रू साबित होते हैं। लेकिन अगर पुलिस बेगुनाह कर देती है किसी शख्स को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसकी पाबंद होगी। अगर अदालत ये समझे कि ये पुलिस ने इसको बेगुनाह डिक्लेयर किया है, ये गलत किया है, बंदा गुनहगार है, तो कोर्ट डिसएग्री कर सकती है उस रिपोर्ट से और फिर भी मुल्ज़िम को तलब करके ट्रायल स्टार्ट कर सकती है। बड़ी एम्पल पावर्स हैं कोर्ट के पास इस ज़िम्मन में। तो ये दोस्तों मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी चालान के हवाले से। 173 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी का दफ़ा 173 है, जिसमें ये चालान के हवाले से मुकम्मल तफसील मौजूद है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो, सुझाव हो, किसी किस्म का भी कोई कमेंट हो इस वीडियो के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको रिप्लाई और आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।